प्यारे बच्चों, अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। इस अगले चैप्टर में आज हम समझेंगे सरकारी कंपनी के बारे में। व्यावसायिक उपक्रम के अंतर्गत ये सरकारी कंपनी आता है। सरकारी कंपनी क्या है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 और धारा 245 के अंतर्गत सरकारी कंपनी का गठन किया जाता है। एक संगठन तैयार किया जाता है और सरकारी कंपनी जो होता है उसमें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार जो होता है उसके चुकता अंश पूंजी 51% होना चाहिए। सरकारी कंपनी में केंद्रीय या राज्य सरकार का 51% चुकता अंश पूंजी होना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से सरकारी कंपनी का गठन होता है और संचालन होता है, जिस पर सरकार का नियंत्रण प्रबंधन होता है। और इसके अंतर्गत जो कंपनी स्थापित होती है उसमें राजकीय व्यापार निगम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इंडियन ड्रग्स इंडस्ट्रीज है और ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो लिमिटेड के अंतर्गत आता है वो सरकारी कंपनी के अंतर्गत माना जाता है। सरकारी कंपनी के देख रेख में संचालित होता है। इसके कौन कौन सी विशेषता या लक्षण होते हैं उसको देखते हैं। विशेषताएं, पहला जो होता है कंपनी अधिनियम। ये जो सरकारी कंपनी का एक संगठन जो तैयार होता है वो कंपनी अधिनियम 2013-2 के अंतर्गत इसका गठन होता है। इसका जो संचालन, इसका प्रारंभिक जो चरण होता है वो इस अधिनियम के अंतर्गत ही संचालित होता है। ये लक्षण या विशेषताएं इसमें देखने को मिलता है। दूसरा जो है वो है प्रबंध। प्रबंध या नियंत्रण। सरकारी कंपनी होने के नाते सरकार का इसमें चुकता पूंजी लगता है और चुकता पूंजी लगने के कारण इसमें प्रबंध जो होता है वो सरकारी कंपनी में सरकार का ही होता है। उसका नियंत्रण, देख रेख, व्यवस्थापन भी सरकार का ही माना जाता है इसमें, या सरकार के ही होना चाहिए, तब वो सरकारी कंपनी कहा जाएगा। इसके बाद में फिर तीसरा जो आता है आइए देखते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा सरकार की भागीदारी। सरकारी कंपनी में वैसे आपको बताया गया है कि केंद्रीय और राज्य सरकार के द्वारा इसमें 51% जो चुकता पूंजी लगाया जाता है और इस चुकता पूंजी के आधार पर यह माना जाता है कि सरकार की इसमें भागीदारी आवश्यक हो जाता है। इसके बाद में आते हैं हम, चौथा है वो है वित्त प्रबंधन। वित्त प्रबंधन जो होता है एक अंशों का आवंटन या अंश जो होता है, वित्तीय प्रबंधन सरकार के द्वारा अपने कोष से उसको लागू किया जाता है, या सरकार के एक स्थायी कोष से इसमें सरकारी कंपनी में लगाया जाता है। तो वित्तीय जो प्रबंधन है, वित्त संबंधी जो देख रेख है, वित्त संबंधी प्रतिपूर्ति जो होते रहता है वो सरकारी कंपनी में सरकार के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो पूंजी उनके द्वारा ही इसमें लगाया जाता है। इसके बाद में कर्मचारी की नियुक्ति। कर्मचारियों की नियुक्ति भी सरकार के द्वारा किया जाता है।
कोई भी कर्मचारी की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति कंपनी में वो सरकार के द्वारा ही किया जाता है। उसका वेतनमान और उसकी जो योग्यता क्या है उसके बारे में जांच पड़ताल करना और उसके बाद उसकी नियुक्ति करना, ये भी सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तो नियुक्ति का जो अधिकार भी सरकार के द्वारा सरकारी कंपनी में किया जाता है। उसके जो भी भत्ते हैं, उसके वेतन संबंधित ये सारे नियमों का एक जो ब्यौरा होता है वो सरकार के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। ये विशेषता है इसमें। उसके बाद छठवां जो है अंकेक्षकों की नियुक्ति। ऑडिटर या अंकेक्षक गण होते हैं, उनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा ही किया जाता है। सरकार के द्वारा महालेखाकार की नियुक्ति या उनकी सलाह के आधार पर ही अंकेक्षकों की नियुक्ति किया जाता है। कितने अंकेक्षण चाहिए, कितने अंकेक्षकों की नियुक्ति होना है, किस अंकेक्षण की नियुक्ति करना है, ये सरकार के एक महालेखाकार या महालेखा जो निरीक्षक होता है उनके आदेशों के द्वारा या उनकी सलाह मशविरा के आधार पर ही सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति किया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख लक्षण या विशेषताएं सरकारी कंपनी में देखने को मिलता है। अब आते हैं सरकारी कंपनी से क्या लाभ है, सरकारी कंपनी के महत्व क्या है। दिनों दिन सरकारी कंपनी का महत्व क्यों बढ़ते जा रहा है और इसको चालू करने का या इसका संगठन बनाने का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसके बारे में, और इसको सरकारी कंपनी के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है तो उससे क्या लाभ होता है इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो लाभ होता है वो लाभ है स्थापना सुगम है। सरकारी कंपनी की स्थापना बिल्कुल सरल सुगम होता है। इसमें ज्यादा दांव पेच की जरूरत नहीं पड़ता। इसमें कोई नियम उपनियम या कोई भी ऐसे बड़ी शर्तों का या संसद की अनुमति की जरूरत इसमें नहीं पड़ता है। इसलिए ये बिल्कुल सरल और सुगम है, क्योंकि ये सरकार का उपक्रम है, सरकार की कंपनी है, इसलिए इसमें ज्यादा कोई भी जटिल कार्य या जटिल दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ता है। ये लाभ। दूसरा आ जाता है वो है लचीला संगठन। सरकारी कंपनी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लचीला, इसमें कोई भी नियम उपनियम जो होता है या संसदीय जो कोई भी सलाह की कमी या उसका अनुमोदन जो होता है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लचीला है, कभी भी इसमें परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। ये लाभ होता है सरकारी कंपनी में। इसके बाद में तीसरा जो आता है वो है आंतरिक प्रबंध की स्वतंत्रता। आंतरिक प्रबंध की स्वतंत्रता रहता है। इसमें क्रय विक्रय, कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति इसके लिए स्वतंत्र है। सरकारी कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार से दबाव या किसी भी प्रकार की इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, या सरकारी हस्तक्षेप इसमें कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये सरकार का ही फर्म है, सरकार की ही कंपनी है। इसलिए इसमें जो आंतरिक कोई भी प्रबंधन होता है उसके लिए वो स्वतंत्र होता है। ये सरकारी कंपनी में लाभ होता है। चौथा जो है वो है स्थायित्व। पृथक वैधानिक इसमें अस्तित्व होने के कारण
पृथक वैधानिक अस्तित्व होने के कारण इसमें वैधानिक जो बार बार उलट फेर नहीं होता या बार बार इसमें परिवर्तन करने की इतना जरूरत नहीं पड़ता, तो इसीलिए इसमें स्थायित्व रहता है और स्थायित्व रहने के कारण निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है। ये कंपनी में विकास होते रहता है, कंपनी की वृद्धि होते रहती है, माल के जो उत्पादन है उसमें वृद्धि होते रहता है। तो इस प्रकार से एक स्थायित्व कंपनी के रूप में भी ये माना जाता है। इसके बाद में चलते हैं, पांचवा जो आ जाता है वो है विशेषज्ञों की सेवा। सरकारी कंपनी में विशेषज्ञों की सलाह लिया जाता है, समय समय पर विशेषज्ञों की नियुक्ति किया जाता है, उनके सलाह को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ये लाभ होता है क्योंकि सरकारी कंपनी विशेषज्ञों के लिए एक वेतनमान निर्धारित करता है, उनको पारिश्रमिक निर्धारित करता है, उनके लिए भत्ते निर्धारित करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो व्यय विशेषज्ञों के लिए करते हैं, सलाहकारों के लिए करते रहते हैं। ये लाभ होता है सरकारी कंपनी में। छठवां जो है विदेशी पूंजी। सरकारी कंपनी में विदेशी पूंजी या विदेशी टेक्नोलॉजी का उपयोग होते रहता है, जिससे एक उत्पादन अच्छा होता है और विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होते रहता है सरकारी कंपनी में। यहाँ के माल वहाँ विदेशों में जाता है, विदेशों का माल यहाँ पर आता है, उनके टेक्नोलॉजी यहाँ पर कोई भी सरकारी कंपनी प्रयोग में लाते रहता है। तो इससे बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी, विदेशी टेक्नोलॉजी का उपयोग होते रहता है सरकारी कंपनी में। जबकि निजी कंपनी में देखा जाता है तो ये सारी प्रक्रिया कम देखने को मिलता है। तो ये तो हुआ आपके सामने में लाभ या महत्व सरकारी कंपनी के। अब आइए देखते हैं दोष कौन कौन से हैं या हानि। सरकारी कंपनी के दोष या हानि कौन कौन से हैं। पहला है स्वतंत्रता नाम मात्र का। आंतरिक स्वतंत्रता तो है, नियुक्ति करना कर्मचारियों की, अधिकारियों की या क्रय विक्रय संबंधी स्वतंत्रता है, ये नाम मात्र है क्योंकि सारा अधिकार एक सरकारी कंपनी के संचालक मंडल के हाथों में रहता है और उनके द्वारा जो नियुक्ति और उस कंपनी का संचालन होते रहता है। जो ये समझा जाता है कि वो नाम मात्र का रहता है, जनता इससे नाखुश रहते हैं। तो ये दोष या हानि इसमें देखने को मिलता है, नाम मात्र की स्वतंत्रता रहता है इसमें। दूसरा है जनता में कंपनी के प्रति संदेह रहता है क्योंकि ये सरकार की कंपनी माना जा सकता है, सरकार का हस्तक्षेप रहता है, सरकार के द्वारा संचालित होता है। तो जनता में एक संदेह का जन्म हो जाता है और उस पर विश्वास कम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जनता जो उनको प्राप्त होना चाहिए, जिस प्रकार से वो आशा रखते हैं, उस अनुकूल उनको कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से सरकारी कंपनी की दोष या कमियां देखने को मिलता है। तीसरा जो आ जाता है वो धन के दुरुपयोग। संसद का नियंत्रण नहीं रहता और किसी भी प्रकार के अधिनियम सम्मिलित नहीं किए जाते, इसलिए यहाँ पर दुरुपयोग
बहुत ज्यादा होता है और दुरुपयोग होने से इसमें जनता को या नागरिकों को या आम उपभोक्ताओं को हानि उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से धन का दुरुपयोग होते रहता है, इसके साथ साथ समय का भी दुरुपयोग होते रहता है। चौथा जो है सरकार की इच्छा। सरकारी कंपनी जो होता है उसमें सरकार की इच्छा, सरकार का बोलबाला या सरकार की ही सारे शर्तें इसमें लागू रहता है, जिसके कारण आम नागरिकों को, आम जो उपभोक्ताओं को, आम जनता को इसमें भारी नुकसान होते रहता है। पांचवा जो है कर्मचारियों तथा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति तथा स्थानांतरण। कर्मचारी और अधिकारी जो होते हैं वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं और सरकारी कर्मचारी होने के कारण वो उन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं। जितना सरकार के द्वारा उसको बताया जाता है उतने ही कार्य के लिए वो जिम्मेदार रहते हैं, उतने ही कार्य में वो सम्मिलित रहते हैं, उतने ही कार्य को वो करते हैं। और आगे की जो कोई भी नया कार्य करने के बारे में ये कर्मचारी या अधिकारी सोचते नहीं है और श्रेष्ठ कार्य हो इसके बारे में सोचते नहीं है। और कई बार इन कर्मचारी अधिकारियों का स्थानांतरण या तबादला भी हो जाता है, जिसके कारण वो सरकारी कंपनी में कोई अच्छा सा कार्य नहीं हो पाता। प्रतिनियुक्ति से आते हैं तो वहां पर भी वो कर्मचारी को कुछ काम को करने के लिए, उस काम को सीखने के लिए लंबा समय लग जाता है और जब तक उस काम को सीखता है तब उसके बाद में उसके फिर स्थानांतरण या उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रकार से सरकारी कंपनी में कमी या दोष देखने को मिलता है। तो आज इस पीरियड में आपको सरकारी कंपनी की क्या विशेषताएं हैं, क्या लाभ है और क्या दोष या हानि है, इसके बारे में आपको समझाया गया और महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में अगले पीरियड में आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद।